गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने अल्टरनेटिंग करंट के अंदर एनर्जी स्टोर के बारे में पढ़ा। एक इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हमने पढ़ा कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी भी निकाली थी जो आई थी हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। इसके बाद कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर हम जानते हैं वो क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, या उसको हम लिख सकते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो ये दो हमारे पास एनर्जी स्टोर हमने पढ़े हैं। ये एक एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में जो फर्स्ट यूनिट के अंदर था, और दूसरी एनर्जी स्टोर हमने पढ़ी इंडक्टर में जो हमने लास्ट लेक्चर में डिलीवर की थी आपको। तो इसी के बाद जो अगला टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, और वो है एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी ऑसिलेशन होता क्या है, पहले आपको ये चीज समझनी होगी। एलसी ऑसिलेशन बेसिकली किसका ऑसिलेशन है? एलसी ऑसिलेशन में हम ओसिलेट कर रहे हैं बेटा, ओसिलेट कर रहे हैं एनर्जी को, ओसिलेट कर रहे हैं एनर्जी को। कौन सी एनर्जी को? एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी है हमारे पास? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, जो एक कैपेसिटर में स्टोर होगी। और दूसरी एनर्जी कौन सी भाई? मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी जो एक इंडक्टर में हमने निकाली, दैट इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये दो हमारे पास जो एनर्जी है ना, इन दोनों एनर्जी का ओसिलेशन, इन दोनों एनर्जी का जो ओसिलेशन है वो हमें एक टैंक सर्किट के अंदर रीड करना है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? एलसी ऑसिलेशन। अब ये टैंक सर्किट क्या होता है? जब एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को हम आपस में कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर, तो वो एक टैंक सर्किट बन जाता है। एंड दैट टैंक सर्किट give the oscillation of the energy between inductor and capacitor. And what kind of energy? Energy stored in capacitor is electric energy. Energy stored in inductor is magnetic energy. तो इन दोनों एनर्जी का आपस में ओसिलेशन होता रहता है विदाउट एनी काइंड ऑफ सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स हम ये कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोई एक्सटर्नल सोर्स देख रहा है तुम्हें डायग्राम में, मैंने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं कनेक्ट किया है, फिर भी इन दोनों के बीच में एनर्जी का ओसिलेशन हम देखेंगे, और इसी एनर्जी के ओसिलेशन को हम बोल देते हैं बेटा एलसी ऑसिलेशन। दिस एलसी सर्किट ऑल्सो नोन एज द टैंक सर्किट ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बहुत सारे ऑसिलेटर होते हैं। फेज चेंज ऑसिलेटर होता है, कल्प्रिट ऑसिलेटर होता है, बहुत सारे ऑसिलेटर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन हर ऑसिलेटर का जो बेसिक सर्किट है, जैसे एलसी सर्किट है, वो हमारे पास एक तरह से बैक ईएमएफ को या हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये हमें विदाउट यूजिंग एन एक्सटर्नल सोर्स, एक बार आपको इसको एनर्जी देनी होती है, बाद में ये अपने आप उसी एनर्जी को यूज करता रहता है, यूटिलाइज करता रहता है, उसी एनर्जी का ऑसिलेशन इसके बीच में चलता रहता है, एल और सी के बीच में। तो होता क्या है, जरा इसको हम रीड आउट करते हैं। तो एलसी ऑसिलेशन समझ में आ गया। एलसी ऑसिलेशन क्या होता है? एलसी ऑसिलेशन एनर्जी का ऑसिलेशन होता है किसके बीच में? इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में। इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, जब सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हम इंडक्टर को दे देंगे तो वो सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंडक्टर के अंदर जाएगी, तो मैग्नेटिक में। और जो मैग्नेटिक एनर्जी वापस हम इंडक्टर को देंगे तो होल द मैग्नेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी मैंने यहाँ लिखी है, दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड दैट इज द मैग्नेटिक एनर्जी। इन्हीं दोनों एनर्जी का ऑसिलेशन इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में चलता रहता है, और इसी को हम एलसी ऑसिलेशन कहते हैं, इन ए टैंक सर्किट। दिस इज द टैंक सर्किट। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक कैपेसिटर मैंने लिया, और इस कैपेसिटर को सबसे पहले मैंने एक सेल से चार्ज कर दिया। अभी तो ये कैपेसिटर क्या है? अनचार्ज्ड। अनचार्ज है, पहली कंडीशन ध्यान रखें, पहले कैपेसिटर अनचार्ज था, तो मैंने एक छोटी सी सेल इससे कनेक्ट की, और इस सेल से मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। एक सेल मैंने कनेक्ट की, सेल लगाकर मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया। तो सपोज कि ये प्लेट कैपेसिटर की आ गई पॉजिटिव, और ये प्लेट क्या आ गई बेटा? नेगेटिव। एक प्लेट हो गई इसकी पॉजिटिव चार्ज, और एक प्लेट क्या हो गई इसकी? नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है, सपोज मैंने यहाँ पर एक कोई की लगा रखी है, और जैसे ही मैं की को इंसर्ट करूंगा, अभी मैंने की दिखाई नहीं है, मान लो कि की है, जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया एंड दैट इज कनेक्टेड विद द इंडक्टर, तो क्या होगा? कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होने लगेगा, एंड द चार्ज इज गोइंग फ्रॉम हायर प्लेट टू लोअर प्लेट, क्योंकि करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, हम कह सकते हैं कि करंट इज फ्लोइंग।
तो करंट फ्लो होना शुरू होगा और कैपेसिटर होना शुरू हो जाएगा डिस्चार्ज। तो भाई लो जी, ये जैसे पहले केस में तो हमने क्या कहा कि भाई कैपेसिटर है वो पहले अनचार्ज था, मैंने एक सेल से इसको चार्ज किया तो एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट क्या आ गई नेगेटिव। जैसे ही मैं की को इंसर्ट करता हूं, यहां मान लो कोई की है, अभी मैंने की नहीं लगा रखी थी, जैसे ही मैं की को इंसर्ट करता हूं, की को इंसर्ट करते ही इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो ये कैपेसिटर क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा इसके अक्रॉस, इस इंडक्टर के अक्रॉस, एंड करंट स्टार्ट ग्रोइंग। करंट है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी। समझ में आया? अगर करंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि कैपेसिटर, पहले मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया तो भाई कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी आ गई, कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी। कितनी आ गई भाई, मैक्सिमम हाफ Q²/C। ये इतनी एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर हो गई। फिर मैंने जैसे ही की को इंसर्ट किया, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है इस इंडक्टर के अक्रॉस, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही करंट इंक्रीज होने लगेगा, ऑब्वियस सी बात है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन बढ़ने लगेगा। एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी धीरे धीरे, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर गेट कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी। और एक इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ Li²। ऑब्वियस सी बात है करंट बढ़ता जाएगा तो इसके अंदर जो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। अब तीसरी कंडीशन ये है कि भाई फाइनली ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, कंप्लीट, बिल्कुल खाली हो गया, लास्ट खाली हो गया, तो ऑब्वियस बात है अपना आखिरी चार्ज देगा जब ये, तो उस समय करंट क्या हो जाएगा बेटा उसमें, मैक्सिमम। और अगर करंट मैक्सिमम हो गया तो इंडक्टर में फील्ड रीजन भी क्या होगा, इंडक्टर के चारों तरफ फील्ड रीजन भी मैक्सिमम होगा। अगर आई मैक्सिमम है तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड रीजन भी इसमें क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। आई मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड रीजन भी क्या होगा, इसमें मैक्सिमम होगा। अब होगा क्या कि भाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन है तो ऑब्वियसली बात है द होल इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, और ये मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ Li²। ये आ गया। पहले केस में समझ में आया, शुरुआत में कैपेसिटर खाली था, अनचार्ज था, मैंने एक सेल के थ्रू इसको चार्ज किया तो एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव आ गई। फिर मैंने क्या किया कि एक की इंसर्ट की तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा इस इंडक्टर के अक्रॉस। द होल इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड स्लोली, धीरे धीरे किसमें स्टोर होने लगती है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। क्योंकि करंट इंक्रीज होगा तो इस इंडक्टर के चारों तरफ फील्ड रीजन भी बढ़ने लगती है। अब इसके बाद जैसे ही ये कैपेसिटर पूरी तरह से खाली होगा, लास्ट चार्ज जब इसमें होगा तो कैपेसिटर पूरी तरह से खाली होगा, तो उस समय करंट मैक्सिमम, तो इसके चारों तरफ फील्ड रीजन मैक्सिमम। तो सारे के सारे अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर ने किसको दे दी, इंडक्टर को। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि भाई हाफ Q²/C है वो हाफ Li² में कन्वर्ट हो गया। अब होगा क्या भाई, ये आगे इसमें मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई। अब होगा क्या, अगले केस में करंट है वो धीरे धीरे घटने लगेगा, क्योंकि भाई लास्ट करंट था, अब करंट की वैल्यू है जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट जा रहा था वो करंट होने लगेगा डिक्रीज। करंट डिक्रीज होने लगेगा क्योंकि लास्ट चार्ज था, कैपेसिटर खाली हो गया, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, तो सर्किट में करंट की वैल्यू अब ड्रॉप होने लगेगी। करंट घटने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस इंडक्टर के चारों तरफ जो फील्ड रीजन है वो भी धीरे धीरे घटने लगेगा। अब फील्ड रीजन अगर घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर इंडक्टर के अंदर जब करंट इंक्रीज होगा, मतलब जब तक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे तब तक इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। जैसे ही करंट घटने लगेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई थी, मैग्नेटिक में। जब करंट घटने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है ना, वो तो हमेशा उस कोज को अपोज करता है जो उसकी प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। तो इस इंडक्टर में अब ये करंट ड्रॉप हो रहा है क्योंकि कैपेसिटर पूरी तरह से खाली हो गया। अब इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है वो इसको ड्रॉप भी नहीं होने देगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, ये सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ऑब्वियस सी बात है हम जानते हैं कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसमें पैदा हुआ है वो इसको ड्रॉप भी नहीं होने देगा, लेकिन ड्रॉप तो हो ही रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कोज को अपोज करेगा, और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी को धीरे धीरे वापस किस में कन्वर्ट करवा देगा, किसको देगा बेटा, इस कैपेसिटर को। सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी को वापस इस कैपेसिटर को देगा, एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ गेट चार्ज द कैपेसिटर अगेन इन रिवर्स पोलैरिटी। यहाँ पर
जो प्लेट नेगेटिव थी वो पॉजिटिव चार्ज होगी और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव चार्ज होगी, इस तरह से। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसमें पैदा हुआ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें पैदा हुआ, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कैपेसिटर को रिवर्स पोलैरिटी में चार्ज कर देगा। इसका मतलब, और वो एकदम से नहीं होगा क्योंकि करंट है वो धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। तो जैसे ये प्रोसेस मैंने पढ़ाई है कि जीरो से मैक्सिमम करंट गया है, वैसे जब ये मैक्सिमम से जीरो आएगा तो उस केस में हम कह सकते हैं कि भाई इंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है वो सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी को धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट करेगा, वापस कैपेसिटर को देगा। सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी को धीरे धीरे वापस किसको देगा, कैपेसिटर को। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, इस कैपेसिटर को, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो काम ही एक है कि हमेशा उस कोज को अपोज करता है जो उसकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले प्लेट जो पॉजिटिव थी इस बार वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और जो प्लेट नेगेटिव थी उसको क्या कर देगा, वो पॉजिटिव। तो इसका मतलब कैपेसिटर को वो रिवर्स पोलैरिटी के अंदर चार्ज करेगा। चार्ज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो प्लेट नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव थी वो क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। तो इस तरह से हम बात करते हैं, ये बार बार होता रहता है। इसका मतलब पहले केस में क्या हुआ, जब करंट जीरो से मैक्सिमम हुआ उस समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी में। और जब करंट ड्रॉप होने लगा, मतलब सारी की सारी जब कन्वर्ट हो गई ना, उसके बाद जब करंट ड्रॉप होने लगा तो होल मैग्नेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द कैपेसिटर गेट अगेन चार्ज्ड इन द रिवर्स फेज या रिवर्स पोलैरिटी हम बोल सकते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीट अगेन एंड अगेन। पहले इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, फिर मैग्नेटिक से वापस इलेक्ट्रिकल, अब वापस होगा तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी कैपेसिटर दोबारा से डिस्चार्ज होगा, लेकिन इस बार करंट कहां से कहां जाएगा, यूं, ठीक है। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा और इन दोनों के बीच में ही क्या होता रहेगा बेटा, एनर्जी का ओसिलेशन चलता रहेगा, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एलसी ओसिलेशन। तो ये तो इसकी थ्योरी थी। अब ये प्रोसेस होती क्या है, अब भाई जो एनर्जी का ओसिलेशन हुआ है वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, इस चीज का हम पता कर लेते हैं। देखो, और अगर वो सिंपल हार्मोनिक है तो भाई एनर्जी का जब ओसिलेशन होता है, देखो किसी भी एक इलेक्ट्रिक सोर्स को जब हम कोई इलेक्ट्रिक सोर्स को किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को हम किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो जो एनर्जी होती है हमारे पास, जो हमारे पास एनर्जी होती है, उस एनर्जी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी मुझे पता करनी होगी वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में हुई किसके बराबर है। अब यहाँ पर जो एनर्जी का ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो एक ग्राफ है मेरे पास, देखो उस ग्राफ की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। शुरुआत में जो कैपेसिटर था वो चार्ज हुआ था और मैंने माना कि कैपेसिटर जो चार्ज हुआ है वो किससे हुआ है, Q बराबर Q नॉट कोस ओमेगा, ये मैंने लेट किया है। क्यों भाई, क्योंकि साफ साफ इस एलसी ऑसिलेशन सर्किट में हमें देखने को मिला बेटा, ये एल था और ये सी था। अब साफ साफ ये देखने को मिला कि कैपेसिटर पहले चार्ज हुआ था, पहले चार्ज कौन हुआ था, कैपेसिटर, और कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हुआ तभी तो इंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी। इसका मतलब जब चार्ज मैक्सिमम था, जब क्यू मैक्सिमम था ना, तो उस समय करंट की वैल्यू कितनी थी, 0, यही था ना। जब चार्ज घटने लगा, ये कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होने लगा तभी तो, Q जब डिक्रीज होने लगा, इस कैपेसिटर का चार्ज जब घटने लगा, मतलब कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होने लगा तभी तो सर्किट में करंट बढ़ने लगा था। ये बात समझ में आई। इन्हीं दोनों बातों से मैं यहाँ पर चार्ज और करंट का एक ग्राफ बना लेता हूँ, I और Q। तो जरा देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास एक ग्राफ है। तो बेटा ये हमारे पास एक ग्राफ है चार्ज और टाइम का। तो तुम देख सकते हो कि इसमें चार्ज और टाइम एक साथ वेरी कर रहे हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये तो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है और डार्क लाइन है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 0 टाइम और टाइम के साथ मैंने इन दोनों करंट और चार्ज का वेरिएशन एक शो किया है। और ये वेरिएशन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, इसमें दोनों के एम्पलीट्यूड, करंट और चार्ज के एम्पलीट्यूड मैंने सेम ही लिए हैं। उसका मेन कारण ये है कि भाई चार्ज यहाँ पर था और करंट यहाँ पर था। जैसे मैंने अभी समझाया तुम्हें कि Q की वैल्यू जब मैक्सिमम थी तो करंट कितना था, 0। तो तुम देख सकते हो जब डार्क लाइन यहाँ थी तो डॉटेड लाइन यहाँ थी। अब जब चार्ज घटने लगा तो करंट बढ़ने लगा और इस वजह से जब चार्ज 0 हो गया
मतलब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। यहाँ पर हो गया चार्ज 0, चार्ज घटा करंट बढ़ा, और जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो उस समय कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। दैट विल बी रिप्रेजेंट द होल इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर होने के बाद अब क्या हो गया कि करंट है ना फिर घटने लगेगा। ये यहाँ से यहाँ तक का स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट है ना वो डिक्रीज हो रहा है। जब करंट डिक्रीज होगा तो इंडक्टर में पैदा हुए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कैपेसिटर है वो रिवर्स पोलैरिटी में चार्ज होगा। तो देखो कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। जब करंट यहाँ पर पहुंचेगा तो उस समय चार्ज की वैल्यू यहाँ पहुंचेगी। इसका मतलब चार्ज कौन से एक्सेस में जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है। तो इसका मतलब करंट जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा मतलब मैक्सिमम से 0 आएगा तो उस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ इस चार्ज की वैल्यू को यहाँ ले आएगा, और वो भी इसका मतलब नेगेटिव में है। तो इसका मतलब कैपेसिटर किस में चार्ज हुआ है बेटा, रिवर्स पोलैरिटी में। तो ये हमारे पास है। तो इस तरह से हम वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं एलसी ऑसिलेशन में। आफ्टर दैट यहाँ से इस ग्राफ से पता लगा कि ये जो डॉटेड लाइन है ना ये तो कोस की वेव इक्वेशन है। तो और ये मैंने कहा कि भाई डॉटेड लाइन है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैंने क्यू के लिए किसको रिफ्लेक्ट बेटा, क्यू बराबर क्यू नॉट कोस ओमेगा टी। और भाई ये चार्ज है जो इसमें स्टोर हो रहा है, और हमने कहा कि भाई इंडक्टर के अंदर चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर, ये लो जी चार्ज स्टोर कैपेसिटर, ये इक्वेशन है। दूसरी चीज अगर मैं कहूं कि भाई इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ, ई की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है ये दरअसल उस पोटेंशियल की वजह से पैदा हुआ है जो कैपेसिटर के अक्रॉस, प्लेट्स के अक्रॉस हमें देखने को मिला। पोटेंशियल किसके बराबर हो गया हमारे पास, ई किसके बराबर, भाई क्यू बराबर हमारे पास क्या होता है सी वी, तो वी किसके बराबर क्यू बाई सी। तो इस ये वी है वो किसके बराबर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। तो ई की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्यू अपॉन में सी माइनस ऑफ एल डी आई अपॉन में डी टी। इधर ले आओ इसको, तो क्यू बाई सी प्लस एल डी आई अपॉन में डी टी। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक तरफ कर ले दोनों को, डी आई अपॉन में डी टी, एल को इधर ले आऊं तो क्यू अपॉन में एल सी बराबर 0। ये आ गई अपने पास इक्वेशन। ये आ गई। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, करंट को हम क्या लिख सकते हैं भाई, डी क्यू अपॉन में डी टी, और ये डी बाई डी टी तो था ही, आई को मैंने लिख दिया डी क्यू अपॉन डी टी, और क्यू अपॉन में एल सी बराबर 0। तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, डी स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर क्यू, और प्लस में क्यू अपॉन में एल सी बराबर 0। ये इक्वेशन अगर ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन एसएचएम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। एसएचएम इक्वेशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन को हमने 11th क्लास में पढ़ा था, वो थी बेटा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। यही था ना। इस एसएचएम इक्वेशन से अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो यहां से ओमेगा की वैल्यू पता लग जाएगी भाई। हमें ये पता लग जाएगा कि जो एनर्जी ऑसिलेट कर रही है उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो इस एसएचएम इक्वेशन को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो x की जगह तो देखो q ने ले ली है, और यहाँ पर q तो है x की जगह है, तो 1 अपॉन एल सी किसके बराबर हो गया, ओमेगा स्क्वायर के। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन एल सी। फ्रॉम कंपेयर दिस, कंपेयर करेंगे दोनों को, तो कंपेयर करेंगे तो बेटा ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा किसके बराबर 1 अपॉन एल सी, एंड न्यू इज इक्वल टू, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो न्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट एल सी। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी आई है, इसी फ्रीक्वेंसी को हम वेरिएशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास बेटा ये फ्रीक्वेंसी आ गई, और इस फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। अब ये तो आई है फ्रीक्वेंसी इस एलसी ऑसिलेशन में।
अब हमें भाई एनर्जी ऑसिलेट कर रही है एलसी ऑसिलेशन के अंदर, तो हमें ये भी पता करना होगा कि भाई कितनी एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, तो हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। जो सोर्स हमने कनेक्ट किया है एक एलसी ऑसिलेशन में, जो सोर्स हमने दिया था, उस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, वो इलेक्ट्रिक सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। उसका फॉर्मूला क्या आगे बेटा, न्यू इज इक्वल टू 1/2π/LC। अब टोटल एनर्जी और पूछ लिया जाता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है यहाँ से, एलसी ऑसिलेशन से। यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादातर इस पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से याद हो फ्रीक्वेंसी का, न्यू इज इक्वल टू 2π/LC। इसके बाद इसमें टोटल एनर्जी पूछी जाती है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी इसमें कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी देखो, अब टोटल एनर्जी का मतलब क्या होगा इस एलसी ऑसिलेशन के अंदर, एक तो हमारे पास भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक मैग्नेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ Q²/C, और मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ Li²। ये दो हो गए, दैट विल बी गिव द टोटल एनर्जी। इसको मैं U से लिख दूं या TE लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल एनर्जी बराबर हाफ ऑफ, अब बेटा Q की वैल्यू हमने अभी भी बताई थी कि जो वेरिएशन, ग्राफ वेरिएशन मैंने बताया, उसमें Q की वैल्यू किसके बराबर थी, Q बराबर Q0 cos ωt, यही था ना। तो देखो अब जरा इस वैल्यू को रखेंगे, तो Q0² cos² ωt डिवाइडेड बाई C प्लस, अब यहाँ पर देखो हाफ है, L है, अब I की वैल्यू मुझे I चाहिए, चार्ज दे रखा है, तो I के लिए मैं क्या करूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ ताकि मुझे I मिल जाए। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस का डिफरेंशिएशन कितना हो गया हमारे पास, माइनस साइन ωt, और ωt का क्या हो गया, ओमेगा। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई माइनस Q0 ओमेगा साइन ωt। समझ में आया कि भाई हमारे पास चार्ज, हमें पता है कि इस एलसी ऑसिलेशन में चार्ज ये है और हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, मुझे आई चाहिए था, चार्ज का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आ गया, और ओमेगा टी का आ गया ओमेगा, तो वैल्यू ये आ गई हाफ Li। इसकी स्क्वायर करेंगे, आई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, Q0² ओमेगा² साइन² ωt। अब जरा ध्यान से देखो, अभी अभी मैं बता के आया हूँ कि ओमेगा² किसके बराबर है, 1/LC। हाँ अभी मैंने सोल्व किया, तो हमने यहाँ से ओमेगा की वैल्यू बताई थी तुम्हें 1/√LC, अभी ऐसा चैन प्रूव किया था उसमें। तो ओमेगा² किसके बराबर है, 1/LC के, तो ये दिख रहा है तुम्हें ओमेगा², इसकी जगह मुझे 1/LC लिखना है। तो यहाँ से क्या आ गया, Q0² cos² ωt अपॉन में C प्लस में हाफ ऑफ L Q0² और ओमेगा² की जगह क्या लिख सकते हैं, L² C² और L² C जो है, ओमेगा² तो 1/LC के बराबर है ना, तो ओमेगा² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/LC और sin² ωt। L से L कट गया तो बचेगा क्या, दोनों तरफ से अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये बन रहा है, मैंने ओमेगा² की वैल्यू रख दी 1/LC, तो हाफ ऑफ Q²/C, अंदर क्या रह गया, cos² ωt प्लस sin² ωt, दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास, हाफ ऑफ Q0 का स्क्वायर अपॉन में C, क्योंकि ये चीज़ किसके बराबर होगी, 1 की। तो ये है वो टोटल एनर्जी जो एक ऐसी एलसी ऑसिलेशन में हमें देखने को मिलेगी, हाफ ऑफ Q0² अपॉन में C। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा अगला टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस दरअसल हमारे पास एक फिनोमिना होता है, इट इज़ ए फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। ये फिनोमिना होता है रेजोनेंस का, इज कॉमन अमंग सिस्टम दैट हैव ए टेंडेंसी टू ऑसिलेट एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कोई एक इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा हूँ, तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैं अभी निकाल के आया हूँ एक एलसी ऑसिलेशन में। तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कोई भी एक टेंडेंसी होती है टू ऑसिलेट एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
और अगर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम एनर्जी सोर्स दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, अगर हम कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को मान लो, कोई भी हमारे पास LCR सर्किट हमने मान लिया, सीरीज LCR सर्किट हमने मान लिया, और इस LCR सर्किट को मैं कोई सोर्स दे रहा हूँ और इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए बेटा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होते ही हम कह देंगे कि भाई इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो एनर्जी का ओसिलेशन है उस एनर्जी का एम्पलीट्यूड बेटा मैक्सिमम है, उस एनर्जी का एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द ओसिलेशन बिकम लार्ज एंड रेजोनेंस इज अकर इन दिस सर्किट। हम कह सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस हमें मिल रहा है। कहने का मतलब है कि रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है, रेजोनेंस हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना है विच इज कॉमन among the system, which is common among the system that have a tendency to oscillate at a particular frequency, and that frequency is known as natural frequency of the oscillation. और अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को, जैसे सपोज मैंने सीरीज LCR सर्किट ही ले लिया, इस LCR सर्किट को मैं किसी एक एनर्जी सोर्स से जोड़ रहा हूँ और अगर ये एनर्जी सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि इस सर्किट में घूमने वाली एनर्जी, या एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिकल करंट ही होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दरअसल उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जैसा कि यहाँ ग्राफ में शो किया गया है। तो कहने का मतलब है कि भाई अगर मैं इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को, इस सीरीज LCR सर्किट को किसी एक इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ रहा हूँ और उस इलेक्ट्रिकल सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं लिख के आया हूँ 1/2π√LC। इसके बराबर अगर हो जाती है इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब कहने का मतलब है कि करंट की वैल्यू, करंट का जो एम्पलीट्यूड होगा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एम्पलीट्यूड होगा इस सर्किट के अंदर वो मैक्सिमम होगा। उसके रिगार्डिंग मैंने एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ में फ्रीक्वेंसी है और एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट है। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में जब जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिसे मैंने नाम दिया है ω/r, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस ग्राफ। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस ग्राफ। बोर्ड एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के ऊपर कि रेजोनेंस ग्राफ ड्रॉ करो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात आप देख सकते हैं कि मैंने कहा ना कि रेजोनेंस जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, मतलब इसके बराबर होगी, तो करंट की वैल्यू या हम कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम बेटा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमें देखो दो मैंने वेरिएशन शो की यहाँ पर करंट की वैल्यू। सपोज इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर R1 है और यहाँ पर ये सपोज R2 है और ये R1 है। तो करंट की वैल्यू जहाँ मैक्सिमम होगी, इन दोनों पीक्स में से करंट की वैल्यू किसमें मैक्सिमम है, ऊपर वाले। तो R2 क्या हो गया, छोटा, और R1 क्या हो गया, बड़ा। तो इस बात का भी ध्यान रखें, R1 इज ग्रेटर देन R2 बिकॉज द पीक वैल्यू ऑफ द सेकेंड वेरिएशन विल बी हाई ऑफ द करंट। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी सभी को कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस वो एक फिनोमिना होता है, कॉमन इलेक्ट्रिकल सर्किट में फिनोमिना होता है जिसमें हमें एनर्जी का ऑसिलेशन मैक्सिमम मिलता है। कौन सी एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऑसिलेशन मैक्सिमम मिलता है व्हेन द सोर्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये जो हम LC ऑसिलेशन में निकालते हैं। तो अब मैंने सीरीज LCR की बात कर ही ली है क्योंकि न्यूमेरिकल एग्जाम में इसी पर पूछे जाते हैं। तो सीरीज LCR की हम बात करें, LCR, ये मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जोड़ दी। तो भाई मैंने कहा ना इसमें करंट मैक्सिमम हो जाएगा जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। अब ऐसा होगा कब, पहले तो वो देख लो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर। अब ऐसा होगा कब, पहले तो वो देख लो भाई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, करंट मैक्सिमम। एक LCR सर्किट में करंट अगर मैक्सिमम हो गया तो Z की वैल्यू, LCR में रेजिस्टेंस इंपीडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने लास्ट टॉपिक में तुम्हें समझाया था। Z किसके बराबर होता है हमारे पास, R² + XL - XC का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अगर I की वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है इन सीरीज LCR सर्किट
तो आई की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब जेड की वैल्यू क्या आएगी बेटा, मिनिमम। और जेड मिनिमम तब होगा जब एक्सएल और एक्सी है ना आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जेड की वैल्यू एक सीरीज एलसीआर में इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जेड मिनिमम तब होगा जब एक्सएल है ना वो एक्सी के बराबर होगा। जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो जेड की वैल्यू तो आर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये अगर मैं इसमें पुट करूं तो एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू आर। तो और अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक्सएल किसके बराबर था, ओमेगा एल के, एक्सी किसके बराबर, 1 ओमेगा सी के, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एल सी। एंड यहाँ से अगर मैं निकालूं न्यू इसके बराबर आ गया 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, तो आ गई ना नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब सीरीज एलसीआर सर्किट में सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो इम्पीडेंस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मिनिमम। एंड मिनिमम हमारे पास कब होगा, जब सीरीज एलसीआर में एक्सएल है वो एक्सी के बराबर होगा, और जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो जेड आर के बराबर होगा। तो इसका मतलब जहाँ पर हमें रेजोनेंस मिलेगा ना, रेजोनेंस मिला, जहाँ पर भी हमें रेजोनेंस अकर होगा सर्किट के अंदर इन सीरीज एलसीआर, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स इक्वल टू आर। जहाँ भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें रेजोनेंस मिलेगा तो वहाँ करंट की वैल्यू मैक्सिमम और सर्किट के इम्पीडेंस की वैल्यू किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस के बराबर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बेटा पूछे जाते हैं। एक चीज़ और पूछ ली जाती है रेजोनेंस सर्किट से ही कि भाई एक्सेप्टर सर्किट क्या होता है। तो हमारे पास ये जो सर्किट है, जो सीरीज सर्किट है, एलसीआर सर्किट है, इसी को हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोल देते हैं। कब बोलते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट, जब इसमें करंट मैक्सिमम हो, मतलब जब इसमें रेजोनेंस हमें मिलेगा ना, जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो दिस सीरीज एलसीआर सर्किट इज नोन एज एक्सेप्टर सर्किट एंड दिस इज यूज्ड इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर। टीवी रिसीवर सेट होते हैं उसमें और रेडियो सिग्नल्स के अंदर हम इस सीरीज एलसीआर सर्किट का यूज़ करते हैं। व्हेन एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी द करंट विल बी मैक्सिमम एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको हम ओमेगा आर भी लिख सकते हैं, दैट इज न्यू आर। न्यू आर इज नोन एज ओमेगा आर इज नोन एज ए रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू आर। ठीक है बेटा, ये न्यू आर के ऊपर ही, क्योंकि हमने ओमेगा आर लिखा है ना, तो एक्सएल एक्सी ये ओमेगा को मैंने ओमेगा आर मान लिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इन सभी टॉपिक्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब जितने भी टॉपिक हम इस पर पढ़ लिए हैं उस पर हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। न्यूमेरिकल पे आपको खास ध्यान रखना है 2-3 बातों का, खासकर 12th A2 वाले बच्चे। बेटा यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, जितना भी हमने अभी तक थ्योरी का काम करवाया है। सबसे पहले मैंने एवरेज RMS IRMS और आई एवरेज पढ़ाए थे, उसके बाद फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमने पढ़ाया है तुम्हारे इंडक्टर के अंदर एलसीआर के अंदर फेजर डायग्राम, फिर इंडक्टर में एनर्जी स्टोर, एनर्जी डेंसिटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अब हमारे पास रेजोनेंस के ऊपर ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान अगर कहीं रेजोनेंस की बात हो रही है, अगर कहीं सीरीज में नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी को बराबर करने की बात हो रही है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्सएल है ना वो एक्सी के बराबर होगा। एक बच्चे आपको बेटा बहुत ध्यान से हर वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। तो ये सभी अपने नोट्स बना लें और बाकी बातें अब इसके बाद अगले हम न्यूमेरिकल के ऊपर बात करेंगे।